हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट की क्लास, जिसमें हमने पिछले कुछ दिनों में क्लोज टेस्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 डिस्कस कर लिए थे। ये वाला जो सेशन है इसमें एक साथ 3 क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, क्लोज टेस्ट नंबर 5, 6 और 7। इसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक और चैनल आप ज्वाइन कर लें, आशीष क्लासेस क्विज, आशीष क्लासेस क्विज। ये वाला जो चैनल है ये उन विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हिस्सा हैं। उनके लिए चैनल बहुत बड़ा एक कह सकते हो कि कारगर कदम साबित होगा। तो ये वाला चैनल भी आप ज्वाइन करें। और ये जो क्लोज टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में, जो 3 क्लोज टेस्ट मैंने लिए हैं उनमें से 2 क्लोज टेस्ट वो हैं जो एसएससी ने पूछे थे आपसे प्रीवियस ईयर्स में, और एक क्लोज टेस्ट वो है जो द हिंदू से मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो ये 3 क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। अप्रोच समझते चलिए। और पिछले क्लोज टेस्ट जो बहुत सारे मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, उनका अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो आपको क्लोज टेस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में पिछले सारे क्लोज टेस्ट जितने भी पढ़ा दिए मैंने यूट्यूब पर, वो सब आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। अगर ये सारे क्लोज टेस्ट देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो एक अलग माइंडसेट आपका तैयार हो जाएगा और आप अच्छे से मार्क यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। तो क्या कहना चाह रहा है पहला क्लोज टेस्ट जो कि एसएससी ने आपसे पूछा था? इंडियाज मोटो हैज़ बीन वसुदेव कुटुंबकम और दैट द होल वर्ल्ड इज डैश कम्युनिटी। भारत का मोटो मतलब भारत का एक उद्देश्य, लक्ष्य क्या रहा है? मतलब ये कहे कि भारत का ध्येय वाक्य रहा है क्या? वसुदेव कुटुंबकम रहा है। अब वसुदेव कुटुंबकम को इसने समझाया है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया ही क्या हो? समुदाय। कैसा समुदाय वो आपको समझाना है। कम्युनिटी यहाँ पे नाउन है, आपको जो भी वर्ड लगाना है वो एक एडजेक्टिव यहाँ पे लग जाएगा। तो वसुदेव कुटुंबकम भारत का मोटो रहा है और इसी को एक्सप्लेन किया है कि पूरा का पूरा विश्व ही क्या हो, आपको पता हो, समस्त विश्व, पूरा विश्व एक परिवार हो, है ना, ये वसुदेव कुटुंबकम होता है। तो इसका मतलब एक के लिए तो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है आपको 1, तो आपको देखते ही आंसर यहाँ पे मार्क कर देना चाहिए 1। बाकी 3 ऑप्शंस पे भी हम चर्चा करें। सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि कम्युनिटी नाउन है, तो इससे पहले आने वाला कोई भी विकल्प होगा वो एडजेक्टिव होगा, है ना। एडजेक्टिव होगा तो आपके पास तीनों शब्द ही एडजेक्टिव हैं, जिनमें से ये दोनों शब्द तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इनका मतलब है इंपॉर्टेंट, या फिर आप इसे कहेंगे वाइटल। जो भी इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, उसे हम कहते हैं एसेंशियल या सिग्निफिकेंट। जो डिस्टिंक्ट है इसका मतलब होता है स्पेसिफिक, या फिर आप इसे कहेंगे क्लियर। जो स्पष्ट है, विशिष्ट है, उसे कहते हैं डिस्टिंक्ट। चूंकि वसुदेव कुटुंबकम का मतलब समझाना है तो ग्रामर से तो आपके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो काटा जा सकता हो, तो इसलिए आप यहाँ पे जाएंगे ट्रांसलेशन के बेसिस पर, और यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ कीजिए कि वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरी जो विश्व है वही एक परिवार हो, एक समुदाय हो। तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे 1। ठीक है, याद रखना वर्ड के पहले हमेशा दे लगता है, हालांकि होल दे रखा है, होल से पहले भी दे लगता है, ये ध्यान रखिए। आगे कह रहा है देयर आर अ डैश ऑफ पिलर्स। देयर आर, अब देयर का प्रयोग जब सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं तो हम संख्या बताने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप कहो कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो आप इंग्लिश में बोलोगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। आप कहोगे कि मेरे विद्यालय में, मेरे स्कूल में या मेरे कोचिंग में, मेरे कॉलेज के अंदर इतने टीचर्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कहेंगे कि देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, देयर आर 10 टीचर्स इन माई कॉलेज, इन माई स्कूल, देयर आर 10 लेक्चरर्स इन माई कॉलेज। ऐसे करके आप सेंटेंसेस बनाते हैं देयर से। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे पिलर्स हैं। मैंने बहुत सारा इसलिए पढ़ लिया क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन है वो सारे के सारे ऐसे ही हैं जिनका मतलब बहुत सारा है। ठीक है, तो बहुत सारे पिलर्स हैं अपॉन विच, जिस पर कि इंडियाज पॉलिसी, भारत की एक नीति है। क्या नीति है? लिविंग इन पीस। भारत की नीति रही है कि शांति से रहना है, लिविंग जीना है, रहना है, इन पीस शांति से, विद इन पीस, विद एंड डैश पीस अमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट। ठीक है, तो देयर आर ए डैश ऑफ पिलर्स। पहली बात तो इसको देखो, उसके बाद आगे ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक बात तो समझने की है कि ए लगा रखा है, ए के बाद में मैनी नहीं आ सकता। ये तो हो सकता है मैनी के बाद में ए आ जाए, मैनी के बाद एन आ जाए, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि ए और एन के बाद मैनी आ जाए। समझ रहे हो बात? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आप काट दीजिए।
लूप जो होता है, लूप का मतलब सर्कल होता है, ठीक है। लूप एक शेप होती है सर्कल, या फिर कोई थ्रेड हो, धागा जो होता है उसको अगर ऐसे सर्कल के अंदर मतलब रखा गया है तो उसको भी बोलते हैं हम लूप, ठीक। फंदा होता है, फंदा लटकने वाला फंदा, उसको भी हम लूप बोलते हैं। सर्कल मतलब एक शेप का नाम है, यूँ कह दो, तो ये भी यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो लेना है पिलर्स, बहुत ज़्यादा संख्या में पिलर्स हैं। अब या तो न्यूमरस आए, न्यूमरस का मतलब होता है काउंटलेस, न्यूमरस का मतलब होता है काउंटलेस। अब काउंटलेस है, अनगिनत है, इससे पहले ए लगता नहीं है। न्यूमरस एक एडजेक्टिव है, इससे पहले ए लगता ही नहीं है। सीधा सीधा न्यूमरस लगाओगे तब भी इसका मतलब काउंटलेस हो जाएगा, लेकिन हमें तो एक ऐसा विकल्प चाहिए जो ए के बाद में आ सकता हो। तो ए के बाद में विकल्प क्या आ जाएगा? नंबर। अ नंबर ऑफ पिलर्स, तो बहुत बड़ी संख्या में पिलर्स हैं जिस पर की भारत की नीति। अब भारत की नीति क्या है? भारत की नीति है कि शांति से रहना है, एंड डैश पीस अमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और एक नीति ये भी है भारत की कि जो भी देश हैं, विश्व के देश हैं, उनके बीच शांति को क्या करना है? डिस्टर्ब करना है। ये है क्या? अब चूंकि भारत की पॉलिसी जो भी बता रखी है, सारी पॉजिटिव बातें अभी तक हमने की है, कहीं पर भी नेगेटिव टोन नहीं है, इसलिए डिस्टर्बिंग तो कट जाएगा। डिस्टर्बिंग का मतलब तो परेशान करना हो गया, डिसरप्ट करना हो गया, व्यवधान डालना हो गया। बचे 3 ऑप्शंस। अलाउइंग का मतलब क्या होता है? अलाउ का मतलब है अनुमति देना। तो क्या भारत अलाउ करता है कि दूसरे देश विश्व के वो शांति से रहें? ऐसा नहीं है। इसलिए बचे 2 ऑप्शंस। जनरेटिंग का मतलब है पीस को उत्पन्न करना। जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, कोई भी चीज को बनाना। तो ये थोड़ी ना है कि पीस को जनरेट कर सकते हो आप, तो ये भी कट गया। प्रमोट का मतलब क्या हो गया? प्रमोट करना मतलब बढ़ावा देना। तो भारत की नीति ये है कि हम लोग शांति से रहें और साथ में प्रमोट किया जाए पीस को, शांति को बढ़ावा दिया जाए। किसमें? विश्व के देशों में। और इंडिया की पॉलिसी जो है वो यहाँ निर्भर करती है, रेस्ट का मतलब है निर्भर करना, इस पर निर्भर करती है, इन पिलर्स पर निर्भर करती है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन तो हमने किया 1, दूसरे का ऑप्शन किया नंबर, समझते चलना कैसे किया है वो इंपॉर्टेंट है, और तीसरे का ऑप्शन आ जाएगा प्रमोटिंग। ठीक है, ये एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब नंबर 4 और 5। नंबर 4 कह रहा है पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये क्या होता है? ये होता है गुट निरपेक्षता। नॉन अलाइनमेंट जो है वो होता है गुट निरपेक्षता। तो कह रहा है कि पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जो नीतियां हैं किसकी? गुट निरपेक्षता वाली नीति। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल मतलब शांति से, को एग्जिस्टेंस, को का मतलब साथ, एग्जिस्टेंस का अस्तित्व है। तो नीतियां किस किस की? एक तो गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है? जैसे हाल फिलहाल के अगर प्रसंग में ही देखें तो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है उसमें भारत ने ये नॉन अलाइनमेंट को सिद्ध किया है कि भारत ने ना रशिया का फेवर किया ना ही यूक्रेन का, ना रशिया का विरोध किया ना यूक्रेन का। तो किसी भी गुट में भारत शामिल नहीं है, ये गुट निरपेक्षता है, ये नॉन अलाइनमेंट है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब है कि साथ में रहना है। को का मतलब साथ में, एग्जिस्टेंस अस्तित्व है, पीसफुल शांति से, तो शांति से साथ में रहना, ये नीति। इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक आर्थिक, कल्चरल होता है सांस्कृतिक, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, तो आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग। डिसआर्मामेंट, ये होता है निशस्त्रीकरण, है ना, हथियारों का उपयोग नहीं करना है, ये चीज। एंड पीसफुल डैश ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और शांति से क्या करना है? न्यूक्लियर एनर्जी का क्या करना है वो आपको ऑप्शंस में से निकालना है। ये सारी पॉलिसीज बताई हैं। तो पॉलिसीज है गुट निरपेक्षता की, शांति से साथ में रहने की, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की, निशस्त्रीकरण की, और शांति से न्यूक्लियर एनर्जी को करने की। क्या करने की? तो देखो पीसफुल, पीसफुल हो गया एडजेक्टिव क्योंकि फुल आ रहा है। आगे चाहिए आपको नाउन। डिसरप्शन होता है व्यवधान, तो शांति से व्यवधान डालना, ये तो डिस्टरबेंस हो गया, मतलब नेगेटिव टोन का वर्ड है, ये तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, बचे ये ऑप्शंस। तो पीसफुल सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, क्या ऐसा है कि न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल सोर्सेज? नेगोशिएशन का चर्चा होती है। हालांकि तीनों ऑप्शन जो बचे हुए हैं, चारों ही इसको भी शामिल कर लो। अगर आप वर्ड कैटेगरी के आधार पर एलिमिनेट करना चाहोगे, अगर वर्ड कैटेगरी के हिसाब से किसी एक विकल्प को हटाना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके सब नाउन है और हमें नाउन ही चाहिए है। डिसरप्शन नेगेटिव टोन का वर्ड था इसलिए हमने काट दिया। अब न्यूक्लियर एनर्जी का नेगोशिएशन है क्या? नेगोशिएशन मतलब कंसिडरेशन होता है, बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है। सोर्सेज और यूसेज,
यूजेस। तो यहाँ इसका मतलब है कि न्यूक्लियर एनर्जी है, परमाणविक आपके पास ऊर्जा है, उसका कैसे उपयोग, शांतिपूर्वक तरीके से इस्तेमाल, तो यहाँ यूजेस सही विकल्प होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस हिंदी जब ट्रांसलेशन आप कर रहे हो या फिर अगर आपकी ऐसी क्षमता है कि आप इंग्लिश पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है आपको क्या लिखा हुआ है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे सटीक नहीं है, बैठेंगे नहीं। आगे कह रहा है डैश ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, यही पॉलिसी चल रही है भारत की। गुटनिरपेक्षता हो गई, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो गया, इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन हो गया, डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल यूज हो गया, साथ में इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको करना, क्या करना, कैसे, बातचीत के माध्यम से, नेगोशिएशंस जहां पे आ जाता है इसका मतलब बातचीत है, विचार विमर्श है, इसके माध्यम से। अब डिस्प्यूट्स को भारत, चूंकि भारत यहां पे सारी चीजें पॉजिटिव बता रहा है तो निश्चित रूप से यहां भी पॉजिटिव बात आएगी। तो क्या करेगा, तो यहां एक बात समझिए, डैश। अब यहां आपको चाहिए एक प्रकार का नाउन चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, है ना, इस चीज का कि डिस्प्यूट्स को क्या करना है। तो देखिए, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, आग्रह करना। सेटलमेंट का मतलब होता है निस्तारण करना, रिजोल्व करना इश्यू को। रिक्वायरमेंट का मतलब आवश्यकता होती है, और इनेक्टमेंट मतलब अध्यादेश होता है या किसी एक्ट को कानून में बदलने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, मतलब आप यूं कह दो कानून बनाने की प्रोसेस जो होती है उसको इनेक्टमेंट बोलते हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट्स को इनेक्टमेंट कर सकते हो? ये तो अध्यादेश है, ये तो कानून बनाने का प्रोसेस है, तो ये तो काट दीजिए। रिक्वायरमेंट का आवश्यकता, क्या ये पॉलिसी है भारत की कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की आवश्यकता है, विचार विमर्श के माध्यम से तो नहीं होगा। बचे 2, तो क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारा करना है, उनको सुलझाना है। सुलझाने के लिए आपके पास एक वर्ड है सेटलमेंट, तो यहां पे आपका आंसर आएगा सेटलमेंट। तो ये 4 नंबर में यूजेस और 5 नंबर में सेटलमेंट। ये आपका क्लोज टेस्ट नंबर कौन सा करवा दिया मैंने, 4 हम पहले देख चुके थे, ये क्लोज टेस्ट नंबर हुआ 5। अब हम आ जाते हैं क्लोज टेस्ट नंबर 6 पर। ये है क्लोज टेस्ट नंबर 6 जो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से बनाया है। इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चूंकि आजकल का पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है एग्जाम्स का, और क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है आपके एसएससी सीजीएल और 10+2 के हिसाब से, तो कि अब तो आपके अखबार से भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो जरूरी हो जाता है कि आप डेली न्यूज़पेपर रीड करें, डेली आप एडिटोरियल को गो थ्रू करें और साथ में इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करें। ये जरूरी है, तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे, या फिर अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन क्षमता बहुत अच्छी है तब आप स्कोर कर पाओगे। तो देखिए, द लेटेस्ट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स फॉर द इकोनॉमीज ब्रॉडर सर्विसेज सेक्टर फ्रॉम S&P ग्लोबल। समझो, S&P ग्लोबल एक एजेंसी है। इसने क्या किया, इसने एक तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है भारत का जो निर्माण क्षेत्र है उसके लिए एक PMI इंडेक्स जारी की, और साथ में जो सर्विसेज सेक्टर है, ठीक है, सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जारी की। इतनी सी बात है इसमें। S&P ग्लोबल एक एजेंसी का नाम है। इस एजेंसी ने क्या किया है, इस एजेंसी ने एक तरफ तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए PMI को जारी किया है और सर्विसेज सेक्टर के लिए सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जारी की है। ठीक है, डैश इन मोमेंटम इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक बात समझो, 2 इंडेक्स है, एक तो इंडेक्स है ये PMI, दूसरा है सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स। तो आपके पास जो सब्जेक्ट बन रहा है वो क्या है, प्लूरल। आपके पास सब्जेक्ट कैसा है भाई, प्लूरल है। प्लूरल है तो निश्चित रूप से जो भी क्रिया आप लगाओगे वो कैसी लगाओगे, प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसी सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब लगानी पड़ेगी आपको। अब प्लूरल ही वर्ब चाहिए। आइए ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ये सिंगुलर वर्ब है क्योंकि एस जोड़ रखा है इसमें। ठीक है, ये इज दे रखा है तो ये भी सिंगुलर है, ये भी काट दीजिए। समझ में आ रही है बात। आपके पास इंडेक्स 2 हैं इसलिए प्लूरल वर्ब चाहिए। ये इज है सिंगुलर, ये एस दे रखा है, ये सिंगुलर। आपके पास बचे 2 ऑप्शन। पॉजिट क्या होता है पहले ये समझ लो। पॉजिट का मतलब होता है सजेस्ट करना, संकेत देना। ठीक है, सजेस्ट करने को बोलते हैं पॉजिट। अगर यहाँ सजेस्ट होता तो फिर कंफ्यूजन था, फिर तो आपको दोनों ही ऑप्शंस करने पड़ते, लेकिन यहाँ पॉजिट प्लूरल है और हिंटिंग ING फॉर्म है। ING फॉर्म तो आ नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि ING फॉर्म अगर बीच में लगाते हो तो या तो वो एडजेक्टिव का काम करते हो तब लगाते हैं,
क्रिया के रूप में काम करती हो तो उससे पहले तो सब क्रिया चाहिएगी आपको, या तो वर चाहिएगा या आर चाहिएगा, वो डिपेंड करेगा कैसा टेंस है। तो ये भी काट दीजिए। आपके पास ऑप्शन बचा पोजिट। अब फिर समझ लो, S&P ग्लोबल जो एक एजेंसी है, उसने 2 इंडेक्स यहाँ पे जो जारी की हैं, वो इंडेक्स यहाँ पे दिखाती हैं, वो सजेस्ट करती हैं। क्या सजेस्ट करती हैं? डैश इन मोमेंटम इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बताती है कि भाई मोमेंटम जो है, मोमेंटम का मतलब गति होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आर्थिक क्रिया, आर्थिक गतिविधियों में जो गति होनी चाहिए उस गति के अंदर क्या हुआ है, उस गति के अंदर ये हुआ है। ए है, ये डिटर्मिनर है। देखो सारी चीजें क्लोज टेस्ट में, हर चीज का नॉलेज, ग्रामर भी आपको आनी चाहिए, वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके क्लोज टेस्ट परफेक्ट स्कोर आप कर सकते हो, है ना। फुल स्कोर जिसको कहते हैं, 10/10 कह दीजिए, 5 का है तो 5/5 कह दीजिए, ये आपको मिल सकते हैं अगर सारा ज्ञान आपको है तो, या फिर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की हो तब। ए डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद में चाहिए होता है नाउन। अब आप आओ, नाउन कौन सा है? सॉफ्टर तो एडजेक्टिव है, डिग्री जो बनती है सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, डिग्री जो बनाओगे वो तो एडजेक्टिव की बनती है, तो ये तो काट दो। आपके पास ऑप्शन है सॉफ्ट, सॉफ्ट भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। आप इसकी वर्ड कैटेगरी देखोगे, सॉफ्ट एडजेक्टिव होता है, ये भी काट दीजिए। सॉफेन है, वो क्रिया होती है, क्रिया है। सॉफेन का मतलब होता है सॉफ्ट बनाना, जिन वर्ड्स के एंड में ईएन लगता है वो क्रियाएं होती हैं, वर्ब होती हैं, ये काट दीजिए। आपके पास ऑप्शन बचता है सॉफेनिंग, तो सॉफेनिंग आ जाएगा। सॉफेनिंग का मतलब थोड़ा ईज हुआ है, थोड़ा सा ढीला पड़ा है, थोड़ी सी नरमी आई है। तो S&P ग्लोबल ने जो 2 इंडेक्स जारी की हैं, ये इंडेक्स दिखाती हैं, सजेस्ट करती हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोमेंटम में थोड़ी सी नरमी पड़ी है, थोड़ी आर्थिक क्रियाएं धीमी पड़ी हैं। ये इसका ट्रांसलेशन है। यहाँ तक की चीज़ों को आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वैसे भी लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। आगे देखिए, आगे कह रहा है इट्स सर्वे। ये इट्स आ रहा है S&P ग्लोबल जो आपकी एजेंसी है उसकी बात है। तो S&P ग्लोबल जो है इसका सर्वे कितने का किया इसने 400 मैन्युफैक्चरर्स का सर्वे किया, ठीक है ना। इसने 400 जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है उसका सर्वे किया। ये दिखाता है, ये सर्वे की वर्ब है शोज। क्या दिखाता है? दैट प्रोडक्शन ग्रोथ एट मेजर प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज, कि जो भी प्रोडक्शन की ग्रोथ रही है, जो भी उत्पादन में वृद्धि रही है, कहां पर? मुख्य प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज में, जो निजी क्षेत्र में कारखाने काम करते हैं, वहां पर जो ग्रोथ रही है। अब ये ग्रोथ के लिए चाहिए जो भी लगाना है, वो ग्रोथ क्या हुआ है? मार्जिनली लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने, मार्जिनली मतलब आंशिक रूप से, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। विद द जून PMI रीडिंग डिपिंग डैश। अब डिप हुआ है इसका मतलब गिरावट आई है साहब, गिरावट आई है तो वो वर्ड लगाओ जो गिरावट का मीनिंग देता हो। तो सबसे पहले आप ऑप्शन इसको काट दीजिए, क्योंकि सर्ज का मतलब इंक्रीज होता है, अचानक से उछाल आना होता है। सर्ज का मतलब क्या है? इंक्रीज। तो ये तो काट सकते हैं क्योंकि आपको चाहिए गिरावट से रिलेटेड वर्ड। आपके पास बचे 3 ऑप्शन। ये आ नहीं सकता श्रंक, क्योंकि श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, आपको तीनों फॉर्म्स पता होनी चाहिए। श्रिंक संकुचन होता है, श्रैंक सेकंड फॉर्म इसकी है और श्रंक इसकी थर्ड फॉर्म है। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, कम होना, ठीक है। चूंकि थर्ड फॉर्म है तो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पूरे अंग्रेजी में आपको थर्ड फॉर्म वहीं पर मिलेगी जब या तो वो एडजेक्टिव का काम करता हो या फिर अगर क्रिया है तो उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हो, अन्यथा थर्ड फॉर्म नहीं नजर आएगी। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये काट दीजिए। अब यहाँ हैव डिक्रीज दे रखा है, ये हैव तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ग्रोथ सब्जेक्ट है आपका और सब्जेक्ट की वर्ब जो है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो फिर ये भी काटो। तो मैंने 3 ऑप्शन जब काट दिए, एक ही बचता है ईज। ईज का मतलब वही थोड़ा सा डिप हुआ है, थोड़ा ढीला पड़ गया है, यही मतलब है, ठीक है। अब इसमें बताया है कि भाई अगर आप रीडिंग देखोगे, पठनांक देखोगे, आंकड़ों पर जाओगे तो जून के अंदर आंकड़े इतने पहुंच गए, कहां से? 58.7 थे मई के अंदर। तो देखो जब भी आप शुरुआत करते हो किसी चीज की तो लगाते हैं फ्रॉम, और जब आप एंड करते हो तो लगाते हैं टू। आप शुरुआत कर रहे हैं मई से, मई के अंदर आंकड़े इतने थे, जून में कहां पहुंच गए? तो यहां फ्रॉम है तो यहां टू लगेगा, तो आप बगैर सोचे यहां पे टू लगा सकते हो और ये रहा आपका ऑप्शन 2। समझ में आ गई बात? ये आंकड़े यहां पहुंच गए।
अब एक ऑप्शन और देखिए, एक और इसमें क्वेश्चन है ऑन द सर्विसेज फ्रंट। यहां तक तो हमने बात की निर्माण क्षेत्र की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, चूंकि 2 इंडेक्स जारी की थी इसने। तो जो सर्विसेज फ्रंट की अगर बात करते हो, इस मोर्चे पर अगर बात करोगे तो इंडेक्स ने सिग्नल किया है, सिग्नल किया है मतलब इशारा किया है, संकेत दिया है। क्या? द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। अगर नहीं पता हो तो लिख लो, काम आएंगी चीजें। जब जब आप कोई भी नया वर्ड देखते हो तो आपकी हैबिट में होना चाहिए कि उस वर्ड को तुरंत नोट करना है, क्योंकि वर्ड कहीं भी मिल सकता है। कोई भी नया शब्द दिखते ही नोट करो, यही आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा, यही आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करेगा। सर्विसेज फ्रंट पर अगर देखें तो इंडेक्स ने सिग्नल किया है एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन किस में? एक्सपेंशन का मतलब विस्तार है, किस में? आउटपुट में, प्रोडक्शन में। डेसिलरेटिंग टू कह रहा है कि इंडेक्स ने यह संकेत किया कि जो विस्तार हो रहा था प्रोडक्शन में, जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था, वो प्रोडक्शन डेसिलरेट हुआ है, गिरावट उसमें आई है, और कहां पहुंच गया है? 3 महीने के लो स्तर पर पहुंच गया है, 3 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। ड्रैग्ड डाउन बाई, ड्रैग डाउन का मतलब है नीचे लेकर आया है, टेक डाउन, घसीट कर नीचे लाना। अब ये नीचे किस कारण से आया है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर्स हैं, है ना, इन सेक्टर्स में यहाँ सिक्वेंशियल स्लो डाउन देखने को मिला है। स्लो डाउन का मतलब होता है साहब मंदी, स्लो डाउन का मतलब क्या होता है? मंदी। ठीक है, तो इन सेक्टर्स में, ट्रांसपोर्ट वाले में, इंफॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन सेक्टर्स में, सिक्वेंशियल का मतलब कंजकेटिव, क्रमशः, एक के बाद एक। सिक्वेंशियल का मतलब नोट कर लो, कंजकेटिव, लगातार यहां गिरावट आई है। ठीक है, तो देखो, तो यहां कह रहा है कि भाई सर्विसेज फ्रंट पे अगर बात करें तो इंडेक्स ने संकेत किया कि जो आउटपुट में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा था उसकी गति धीमी पड़ गई, और वो कहां चला गया? 3 महीने के लो स्तर पर पहुंच गया। और ये लो स्तर पर इसलिए पहुंचा है क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, किन किन सेक्टर्स में? इन सेक्टर्स में। इन एक्टिविटी ने, ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी ने क्या किया है? एक्टिविटी रजिस्टर, एक्टिविटी सिंगुलर है, रजिस्टर तो आएगा नहीं, शोइंग आएगा नहीं, शोइंग आईएनजी फॉर्म है, या तो आप इसको एडजेक्टिव बना दो या फिर इसको नाउन बनाओ, या क्रिया चाहिए तो बनेगी नहीं। यहां तो क्रिया चाहिए, क्रिया चाहिए तो साहब ये भी काट दो, आईएनजी फॉर्म, तो रिकॉर्डेड कर दीजिए, रिकॉर्डेड अ सिक्वेंशियल स्लो डाउन। ठीक है, बाई एक्टिविटी इन द ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। 1 मिनट, इसके अंदर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये जो एक्टिविटी है, भी ये स्लो डाउन किसके द्वारा ड्रैग डाउन हुई है? बाई एक्टिविटी, एक्टिविटी के द्वारा। किस में एक्टिविटी? ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेक्टर्स में जो एक्टिविटी है। अब ये बाई लग रहा है साहब, यहाँ पे ये देखना है। अगर केवल एक्टिविटी होता तो हम सीधा यहाँ पे सेकंड फॉर्म से काम चला लेते, लेकिन यहाँ तो बाई लग रहा है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है तो साहब आईएनजी लगेगा, आईएनजी लगेगा तो फिर ये काटो और ये काटो। ठीक है, अब आपको लगाना है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म या तो रजिस्टरिंग या शोइंग। रजिस्टर का मतलब होता रिकॉर्ड करना, दर्ज करना, शो का मतलब होता दिखाना। आने को दोनों ही आ सकते हैं कि ये दिखा रहा है सिक्वेंशियल स्लो डाउन, लेकिन ज़्यादा बढ़िया ये है चूंकि हम पठनांक की बात कर रहे हैं, रीडिंग की बात कर रहे हैं, सब कुछ लिखित में बात कर रहे हैं, रिटन एविडेंस आपके पास है तो रजिस्टर कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा रजिस्टरिंग अ सिक्वेंशियल स्लो डाउन। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद अगला क्लोज टेस्ट है नंबर 7। ये एसएससी ने पूछा गया था 2017 में, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्लोज टेस्ट है। देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। ठीक है, जब आप चीज़ों को, जब लोगों को जोड़ देते हैं, जब आप एक साथ एक यूनिट के रूप में कंबाइन करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या है? तो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है क्या? डैश ऑल द पीपल ऑफ द नेशन इनटू ए सिंगल होल, कि जितने भी लोग हैं पूरे देश के उसको एक यूनिट में पिरो देना, यही मतलब है इसका। तो मीन्स सेग्रीगेटिंग का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। तो ये जो कहानी बता रहा है उससे बिल्कुल विपरीत बात है। जब आप एकीकरण की बात करते हो तो सेपरेशन तो इसका उल्टा हो गया, तो ये तो आप बगैर सोचे ही काट सकते हो अगर आपको इसका मीनिंग पता हो तो। बचे 3 ऑप्शंस। इनमें कंप्लाई जो शब्द है इसका थोड़ा एक्स्ट्रा भी ज्ञान दे देता हूं आपको।
कंप्लाई के साथ में प्रेपोजिशन विद लगता है जब भी जरूरत पड़ती है। कंप्लाई का मतलब होता है ओबे करना। इसका मतलब स्टिक भी होता है, स्टिक के साथ टू लगाते हैं। इसी को एडहेयर हम बोलते हैं, एडहेयर के साथ टू लगाते हैं। एक अबाइड होता है, अबाइड के साथ बाई लगाते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स ध्यान रखेंगे आप। इन सब का मतलब है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब आज्ञा का पालन करना, ओबे करना। आप चाहो तो स्टिक लिख दो लेकिन टू लगाना है, एडहेयर लिख दो तो टू लगाना है, अबाइड लिख दो तो बाई लगाना है, ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या ये है? आज्ञा का पालन करना है। ये तो कह रहा है सभी लोगों को एकजुट करो और एक यूनिट बना दो, यही राष्ट्रीय एकीकरण है। रिजाइड का मतलब होता है रहना, रेजिडेंस इसी से बनता है। तो आपका आंसर ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, आंसर आ जाएगा बी, कंबाइनिंग, कंबाइन करना, एक करना, ठीक है। इट इज अ डैश दैट बाइंड्स टुगेदर। अब ये जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसके लिए इट आ गया, ये नाउन था, ये प्रोनाउन हो गया। नाउन के स्थान पे जो शब्द आए वही प्रोनाउन होते हैं। तो राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? ये एक ऐसा है जो क्या करता है? बाइंड करता है। बाइंड का मतलब बांधता है, जोड़ता है। टुगेदर साथ में, ऑल पीपल सभी को, इन वन डैश एक ऐसे इस चीज में। तो पहले हम देखते हैं 2 नंबर में, इट इज अ डैश। तो इट इज अ सेंटीमेंट, एक भावना है, एक इमोशन है। सेंटीमेंट का मतलब लिख लो इमोशन, भावना। ए लगा रखा है तो ये तीनों विकल्प कट जाएंगे ना, ये तीनों ही प्लूरल है। ए है तो सिंगुलर आना चाहिए, देखो कितना आसान आपसे पूछा गया था। ए दे रखा है तो सिंगुलर चाहिए, तो फाइनेंसेस तो वित्त को बोलते हैं, पता ही है आपको। रिसोर्सेज संसाधनों को बोलते हैं। एसेंशियल जो भी आवश्यक चीजें हैं उनको बोलते हैं। चूंकि सारे प्लूरल हैं, ए है तो फिर सिंगुलर चाहिए, तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है सेंटिमेंट। ये एक सेंटिमेंट है, ये एक इमोशन है। क्या करता है? साथ जोड़ता है सभी लोगों को, साथ में बाइंड करता है। किस चीज में? इन वन डैश बॉन्ड, एक ऐसे बॉन्ड में। कैसे बॉन्ड में? रियल बॉन्ड, वास्तविक बॉन्ड में। कॉमन बॉन्ड, कॉमन मतलब एक सभी को, जैसे जोड़ा अगर यहाँ पे तो इससे कोई एक व्यक्ति यहाँ जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ऐसे करके सब एक ही चीज से जुड़ गए, कॉमन कोज के लिए जुड़ गए। तो ये बॉन्ड कैसा है? कॉमन बॉन्ड है। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का, नॉमिनल का मतलब जो बहुत ही कम हो, ठीक है। और सिमिलर का मतलब समान, समान हो नहीं सकता, समान हो नहीं सकता क्योंकि वन सिमिलर बॉन्ड, एक ही बॉन्ड से जोड़ा है। इसकी बजाय सभी को कॉमन मतलब सबका उद्देश्य एक ही, सभी को एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। सबको दिखाया गया कि आप जब जुड़ेंगे तो आप सभी को एक फायदा होगा, और वो फायदा कॉमन फायदा है, ठीक है। सिमिलर का मतलब तो होता है जिसको देखने पे लगे कि सब विशेषताएं सेम है, क्वालिटीज उसकी सेम है, इसलिए ज्यादा बेहतर विकल्प क्या है? कॉमन बॉन्ड से, ठीक है। इसमें कोई महत्व नहीं रह जाएगा, नो मैटर व्हाट द रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और हिस्ट्री में भी, कि क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या भाषा है और इतिहास कैसा रहा है, उससे कोई मतलब रह नहीं जाएगा। इट इज अ डैश सीमेंटिंग फोर्स। भाई सीमेंटिंग क्या होता है? ये सीमेंटिंग और फोर्स में तो स्पेस आएगा। खैर सीमेंट क्या होता है? सीमेंट का मतलब होता है, एक तो सीमेंट पता ही है आपको, जो घरों के अंदर हम जब ईंट पत्थर से हम घर बनाएंगे, दीवार बनाएंगे, उसे सीमेंट लगाते हैं ताकि वो मजबूती से जुड़ जाए। और वैसे सीमेंट जब वर्ब के रूप में आप देखते हो तो उसका मतलब होता है लोगों के बीच में एक मजबूत रिश्ता स्थापित करना, मजबूती से जोड़ने को बोलते हैं सीमेंट। तो सीमेंट काम ये करता है, मजबूती से जोड़ता है। तो इट इज अ डैश, अब मजबूती से जोड़ता है तो ये कैसा फोर्स हो गया? स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया। ये तो हो गया कमजोर करने वाला, ये तो होगा नहीं। नेचुरल का प्राकृतिक हो गया, होने को तो हो सकता था, मतलब ग्रामर से तो यहाँ नहीं काट सकते, लेकिन जब आपको सीमेंटिंग का मतलब पता लग गया तो आप जाओगे स्ट्रॉन्ग की तरफ। और सेटल्ड फोर्स होगा नहीं, सेटल्ड का मतलब है जो अपने जगह पे स्थापित है, सुस्थापित है, उसको बोलते हैं। तो ये एक ऐसा सीमेंटिक फोर्स है वेयर बाई ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, जिसमें सभी प्रकार के जो लोग हैं वो रहते हैं। कैसे रहते हैं? साथ साथ में रहते हैं। अब साथ साथ में रहने के लिए यहाँ पे वर्ड है टुगेदर, ठीक है। होने को तो जॉइंटली भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इस क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से शब्दों का प्रयोग लेखक ने किया है, उसी टोन के, उसी प्रकार के वर्ड्स को आपको आगे पिक करना होता है। तो आपने देखा था पहले वाले में, देखिए यहाँ टुगेदर दे रखा है, लोगों को साथ लेकर आता है, तो यहाँ भी आप टुगेदर कर दीजिए, इसलिए आपका आंसर, ये सेपरेट तो वैसे ही कट जाएगा, सेपरेट तो अलग अलग होता है। बचे 3 ऑप्शन। हैप्पीली की जगह तो बढ़िया है कि सारे लोगों को, अब चूंकि फोर्स है, साथ लेकर आएगा, सभी को साथ में जोड़ेगा। तो जैसे वहां बाइंड कर रहा था साथ में, वैसे ही यहाँ पे बाइंड करेगा, तो टुगेदर कर दीजिए। तो ये थे 3 क्लोज टेस्ट, नंबर 5, 6 और 7।
इस सेशन को आप मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो बच्चे चाहते हैं कि यूट्यूब से घर बैठे फ्री में हमें वो सब चीज़ें मिले जो पेड कोर्सेज में भी इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो वो आसानी से यहाँ पर उनकी जो तलाश है वो एंड हो सकती है, वो बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप ये सहयोग ज़रूर करें और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।